एग्जाम हो जाएगी तो फिर तो रिश्ते आएंगे। तो जिनका भी ये सपना है आरआरबी जेई में, अगर आपको रैंक लानी है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको अपने सपने को पूरा करना है, कोई भी एफर्ट्स क्या करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज रहती है, साल भर प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। मत करिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? दिस इज संस्कृति मिश्रा। हर साल आरआरबी जेई में लाखों बच्चे अपेयर करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और उसी में से कुछ बच्चे होते हैं जो 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन करते हैं और वो क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए, और अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई जैसी एग्जाम के लिए तो ये बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि सबका सपना रहता है कि एक बार आरआरबी जेई में हो जाएगा तो लाइफ सेट है। फिर वो मजे जो आएंगे हमारी लाइफ में, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए ये सपना जो देखा है उसे पूरा करना है हमें, और वो पूरा होगा आपकी प्लानिंग, आप कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो इस चीज से। लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, आप उसे मिस मत करिएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। आरआरबी जेई में कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो फील्ड वर्क होती है, फील्ड बेस्ड होती है, और कुछ होती है जो ऑफिस बेस्ड होती है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि मैम हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन हमें फील्ड वर्क मिला है और हम वो नहीं चाहते। तो ये गलती आप मत करिएगा। जो भी पोजीशन के बारे में आप फॉर्म फिलअप करिएगा उसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, कि आगे जाकर आपका होगा, आज नहीं तो कल आप कर पाओगे और आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन क्या मैं उस चीज के लिए कैपेबल या सूटेबल रहेगा मेरे लिए, ये आपके ऊपर है। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अब पैटर्न, जब भी कोई भी एग्जाम आप अपेयर कर रहे हो तो आपको पूरे एक पेज लीजिए, उसमें पूरा पैटर्न लिखिए। बुक में आप पूरा पैटर्न लिखिए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज होता है हमारा, उसके बाद कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए, और उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करिए। रिसर्च करे बिना आप अगर कोई एग्जाम कर रहे हो तो आप उसका 50% आपने वहीं पर ड्रॉप आउट कर दिया, आप नहीं कर पाओगे फिर। तो रिसर्च करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा यहाँ पर बुक एंड द कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज आज अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पर, बुक्स रहती हैं, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हमें ये पहले पता करना है कि हमें कौन सा कोर्स पढ़ना है। और बच्चे बहुत गलती करते हैं एक चीज़ में कि हम यहाँ से भी पढ़ लेंगे, हम वहाँ से भी पढ़ते हैं, हम यहाँ से भी, सब जगह से पढ़ते हैं, और फिर कुछ नहीं होता है, वो कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। एक कोर्स सिलेक्ट करिए और उसी पर आप बने रहिए कि मुझे यहाँ से पढ़ना है और मैं यहीं से पढ़कर निकालूंगा। बच्चे बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं। जो बच्चे एक्सक्यूजेस देते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं बच्चे। कि मैंने देखा, अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उसमें चीज़ें नहीं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेकर पॉजिटिव वे में लेकर आपका एक एटीट्यूड बनाए कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं बहुत उसको अच्छे से प्रिपेयर करके और इसमें फोड़ दूंगा। वो एटीट्यूड होना चाहिए कि भले ही मेरे पास रिसोर्सेज की कमी होगी लेकिन फिर भी मैं वो एग्जाम फोड़ दूंगा। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है यहाँ पर बेसिक कवरेज। अब बेसिक कवरेज में आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ से मैं स्टार्ट करूं। बच्चे क्या रहते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 यहाँ पर डाउनफॉल होता है। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को, कौन सा चीज़ें हमें पूछी जाती है, टॉपिक्स क्या रहते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज किस में है, और क्या मैं ये सब्जेक्ट कर पा रहा हूँ फर्स्ट उसमें,
ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा आता है प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। अब प्रैक्टिस होना, हर एग्जाम में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी जेईई में अगर बात करूं, आप सब लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं या अप्लाई करते हैं, कुछ बात होगी उसमें उनमें जो आपको वो देखनी है कि टॉपर्स क्या करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज रहती है, प्रूफ करनी है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा PYQ एंड द मॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आरआरबी जेईई में। अगर आपको रैंक लानी है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको अपने सपने को पूरा करना है, कोई भी एग्जाम को लेकर अगर आप चल रहे हो, तो आपको PYQ, मॉक, ये तो आपका बेस है। फिर हम बात लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेईई की, तो हमारे यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर हम बात करें पास आउट स्टूडेंट, जो पास आउट स्टूडेंट है, जिनकी इच्छा है कि हमें आरआरबी क्रैक करनी है या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जाएगी तो फिर तो रिश्ते आएंगे। तो जिनका भी ये सपना है, तो ये आरआरबी जेईई उनके लिए बहुत ही सही चॉइस है, राइट। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जितना हो सके आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, जिससे कि उन तक यहाँ ये पहुँच सके, राइट। फिर हम देखते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक CBT 1 एग्ज़ाम होती है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में एक प्रोसेस होती है जिसमें CBT 1 और दूसरा होता है CBT 2। अब इस CBT 1 और CBT 2 में क्या क्या रहते हैं, हम इसको देखते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे CBT 1 की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैथमेटिक्स सबसे पहला आता है। बहुत नॉर्मल मैथमेटिक्स, यहाँ पर कोई 11th या फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, या फिर आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आती, यहाँ पे बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आती है। फिर मैं बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग का सॉल्व करना, ये बहुत बेसिक और ये आपको आना इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आपकी लाइफ में भी आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड तो आना ही चाहिए, इसीलिए इस पर फोकस करिएगा। ये आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रांग बनाती है, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बाद जनरल साइंस, ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स है। अगर आप देखोगे, आपने जब आपकी 10th 9th 8th 7th आपने सब में ये चीज़ें पढ़ी है, आपको बस रिवीजन करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स के बारे में हम सब चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हमारे यहाँ देखोगे तो मार्क्स कवरेज, मार्क्स में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगी तो 30 मार्क्स यहाँ पर उसमें से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस 30 आते हैं और 30 मार्क्स का आता है। फिर हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, तो 25 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स भी हमारे पास 25 आता है। फिर हमारा आता है जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस में बात करेंगे तो 15 हमारे क्वेश्चंस आते हैं और 15 हमारे मार्क्स आते हैं। उसके बाद जनरल साइंस की बात करेंगे तो हमारे पास 30 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स कितने आते हैं, 30। अब इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स हमने सबने पढ़ी है अपने 10th तक, राइट। तो हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा कवर कर सकते हैं हम मार्क्स। उसके बाद क्या कवर कर सकते हैं, अगर हमारी CBT 2 में होता है जनरल अवेयरनेस, जहां हमने CBT 1 में बात करी है जनरल अवेयरनेस की, वो यहीं पर आएगा। तो आपके लिए एक तो ये फायदेमंद हो गया कि आपको जनरल अवेयरनेस एक बार पढ़ना है, जिसमें कि CBT 1 में भी करना है उसको अप्लाई, और CBT 2 में भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पर वो क्लियर हो गया। फिर मैं बात करूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री हमारी थोड़ी सी वीक है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना उतना ही है जितना हमारे यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कितना पूछा जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये रिसर्च करना पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली है कि आपको पूरी चीज़ों का रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रही हूँ तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितने बार आए हैं, ये आपको रिसर्च से पता चलेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि क्वेश्चंस कितने हैं, 10 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स कितने, 10 मार्क्स का रहेगा। फिर हम बात करें बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कितने हैं,
10 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं 10। तो यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज की बात करेंगे। टेक्निकल एबिलिटीज मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको एज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर पढ़ाऊंगी, जहां पर हम टेक्निकल एबिलिटीज की बात करेंगे तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद डिजिटल लॉजिक, उसके बाद TOC, उसके बाद हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये सारे जो रहते हैं वो टेक्निकल एबिलिटीज में आते हैं और वो यहाँ पर 100 मार्क्स कवरेज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्वेश्चंस भी 100 है और मार्क्स भी 100 है। एज अ गेट एस्पिरेंट और मैंने गेट क्वालिफाई भी करा है, तो मुझे एक आइडिया रहता है कि टेक्निकल कितना पूछ सकते हैं, क्योंकि RRB JEE में आपको उस लेवल तक नहीं पूछ सकते हैं जितना गेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से हम बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं RRB JEE में भी, और इसी के साथ कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी जो आप गेट में भी उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब बात आती है कि मैम आपने सब बता दिया कि रिसर्च करना चाहिए, सब कुछ हमारा क्लियर है, लेकिन अब हमें बताइए कि हमें क्या क्या करना चाहिए या हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए, वो RRB JEE हो, SSC CGL हो, गेट हो, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नो सिलेबस। अब सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी, मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहली चीज आपको करना है, अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो एक पेज लीजिए, उसमें सब कुछ लिखिए कि क्या क्या हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स रहते हैं। ये बात हो गई। फिर हमारी जो आती है नेक्स्ट आती है एडिक्वेट सोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, सोर्स जानना, राइट, कि हमें कहाँ से पढ़ना है, ये होना पता बहुत जरूरी है। और ये पता तभी हो पाएगा जब आप रिसर्च करोगे। आप 2 दिन लो, 3 दिन लो, रिसर्च करो अच्छे से, तब ये पॉसिबल है। फिर हमारी बात आती है यहाँ पे रिवीजन प्रोसेस। अभी तक आपको सबने रिवीजन के बारे में बताया होगा कि ये इतना रिवीजन कैसे रिवीजन करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी रिवीजन प्रोसेस कैसे होता है। रिवीजन प्रोसेस में आपके पास ये होता है कि 3 चीजें आपको करनी है। पहली चीज डेली रिवीजन, सेकेंड वीकली रिवीजन और थर्ड है मंथली रिवीजन। ये रिवीजन आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपको कोई भी एग्जाम होगी, बड़ी से बड़ी एग्जाम भी आप उसको क्रैक कर सकते हो। अब कैसे डेली रिवीजन, आप जो पढ़ रहे हो आपको मॉर्निंग में उठ के कुछ नहीं करना है, एक बार रिवीजन पूरा करना है। उसके बाद क्या करना है, वीक में जितना भी हमने वीक का पूरा पढ़ा है उसको पूरे को एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट आप जब बनाओगे उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें वीक में आपको ज्यादा पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करो, हो गया है। फिर उसके बाद हमारा मंथली आता है। जब मंथली आप हर शॉर्ट नोट बनाते रहोगे तो मंथली आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सिर्फ देखना है, रिवीजन होगा आपका और खत्म। तो ये चीजों का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे रिवीजन करें। फिर हमारा यहाँ पर आता है स्टडी टेक्निक्स। अब स्टडी टेक्निक्स को समझने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक होती है, ठीक है। पहला होता है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक में क्या बोला जाता है, ये बोलता है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है। पहली चीज, कुछ बच्चे रहते हैं कि मैम हमारी सिटिंग थोड़ी नहीं हो पाती है, कि हम है ना बार बार है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक होगी अगर आप इसको अप्लाई करते हो। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट ब्रेक लीजिए। किसी के ज्यादा उसमें आप पढ़ सकते हो कि यार 25 मिनट से ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप क्या करिए 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 50 मिनट पढ़ोगे तो आपको 10 मिनट ब्रेक लेना है। और अगर आपकी और अच्छी सिटिंग है कि आप पढ़ सकते हो कि हाँ मैम मैं इतना तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, तो आपको 90 मिनट पढ़ना है और 20 मिनट का ब्रेक लेना है, राइट। कुछ बच्चे। सेकंड आता है आपका फिनमैन टेक्निक। अब फिनमैन टेक्निक क्या बोलता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो कि आप सामने वाले को पढ़ा सको, ये होना चाहिए। अगर आपका जिस दिन ये हो गया कि आपने फिनमैन टेक्निक लगा ली कि मैं जो पढ़ रहा हूं मैं 10 लोगों को पढ़ा सकता हूं, तो आप वहां पर वो एग्जाम ही क्रैक कर चुके हो। अब आप बोल रहे होगे कि हमारे यहाँ पे तो कोई मैं किसको पढ़ाऊं, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो आप अपने आप को पढ़ाइए, आप अपने मिरर में देखकर पढ़ाइए, सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। ये सेकंड हो गई। फिर हमारी थर्ड आती है हो गया बस थोड़ा बहुत पेरेटो।
फिर हमारा थर्ड आता है पेरेटो टेक्निक। अब पेरेटो टेक्निक में क्या होता है कि आपको इतना सिलेबस नहीं पढ़ना है। सिलेबस कैसे होना चाहिए कि आपको 20% का सिलेबस जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है और उसी में से 80% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। तो आपका जो 20% सिलेबस रहेगा उसी में से आपके 80% क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? रिसर्च से पता चलेगा। तो ये 3 टेक्निक रहती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। फिर हमारा आता है PYQ एंड मॉक। PYQ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अभी बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस मत करिएगा। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि मेरे को डेली प्रैक्टिस करना है लेकिन मुझे इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आज कम नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस देखूंगा कि क्या मुझ में ऐसी कमी थी या मेरे टॉपिक कौन सा क्लियर नहीं हुआ कि मैं वो कर नहीं पाया, राइट। वो चीज़ों का ध्यान देना है मॉक टेस्ट में। फिर आता है हमारा कंसिस्टेंसी। जो भी मैंने बताया रिपीट करना है। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। डेली आपको करना है। शादी हो, किसी के बर्थडे पार्टी हो, सब कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। मैं एक बात बता रही हूँ बच्चों कि जिस दिन आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया ना, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आपके हर कोई आकर आपसे बोलेगा कि यार हमें भी बता दो कुछ, हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ लेकर आनी, वो एक प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स को लगे कि यार मेरा बच्चा बहुत अच्छे मेहनत, उसने बहुत सच में मेहनत करी। और खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार मैंने जो मेहनत करी मैं उसमें डिजर्व करता हूँ ये चीज़। तो इसीलिए क्या करना, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो आपके लिए सरप्राइज था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो ये है कि हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, जिसमें कि हम सारे चीज़ों को कवर करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और PYQ कैसे लगाना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं आपको ये 25 दिन का पूरा ये चैलेंज रहेगा जिसके अंदर पूरा हम एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगी जिसमें हम PYQ पे बहुत ध्यान देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर एंड करती हूँ इस सेशन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।